Okay student, let's start फार्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट। यानी कि जब दो वेक्टर दिए गए हों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है वेक्टर ए है और जो रेड वाला है वेक्टर बी है। अगर इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपको ये ब्लू वाला है, तो ये देखो मैंने आपको पैरेललोग्राम ला पैरेललोग्राम ला। तो अगर मान लीजिए इस रूल के ज़रिए से आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या बताया था कि पहले वेक्टर के टेल पर दूसरे वेक्टर का टेल रख दें। तो देखिए ग्रीन वाले के टेल पर रेड वाले का टेल रखा गया आपको। या हम कहें कि जिन दो वेक्टर के दरमियान हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, उन दोनों को कोइनिशियल वेक्टर बना लें। कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो देखिए दोनों का टेल एक ही भरेगा नहीं आपको। फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ पर एक वेक्टर ये दिया गया, एक वेक्टर ये, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल को मिला देंगे। ये जो डायगोनल होगी आपकी, जो डायगोनल होगी वही क्या हो जाएगी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए मैंने यहाँ पर वेक्टर ए ड्रा किया है, ये वेक्टर बी, दोनों का टेल जो है कोइंसाइड है। अब वेक्टर ए के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रा की और वेक्टर बी के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन ड्रा की, तो जिससे हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। और अगर पैरेललोग्राम बन गया तो अब ये जो आप डायगोनल मिलाएंगे, यानी कि इनके टेल से होकर जाने वाली डायगोनल, ठीक है ना, इनके हेड से, इनको हेड से नहीं, ध्यान देना आप लोग, इनके टेल से जो जाएगी। ये जो वेक्टर होता है आपका, ये सब्ट्रैक्शन वाला होता है, इसके बारे में आगे बात करूँगा। ये जो डायगोनल होती है ये दरअसल एडिशन को नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर टेल से जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर तो आपको क्या होगा, एडिशन वाला। देखिए ये टेल है ना, दोनों वेक्टर के टेल से जो जा रहा है आपको, एडिशन वाला। और अगर मान लीजिए हेड को मिलाएंगे तो हेड से क्या मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्शन वाला। इसके बारे में आगे बात की जाएगी। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि ये जो वेक्टर है, वेक्टर बी से जो मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर आया आपका वेक्टर आर, इन तीनों के दरमियान मुझे रिलेशन निकाला है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वेक्टर है वेक्टर बी, इनके दरमियान में जो एंगल दिया गया है वो थीटा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें आप लोग कि ये जो वेक्टर ए है इसके पास मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। तो ये जो इसकी लेंथ होगी वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो मान लीजिए मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना है, ए, यानी कि मॉड ऑफ ए का मतलब क्या होगा, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, मॉड ऑफ बी क्या है आपका, बी। अब मॉड ऑफ आर यहाँ पर क्या है, आर है। और ए, वेक्टर ए और बी के दरमियान में जो एंगल दिया गया आपका थीटा है, यानी कि वेक्टर ए और बी के दरमियान में कितना दिया गया आपको, थीटा। तो ये जो ए, बी, आर और थीटा, इन चारों के दरमियान में रिलेशन निकालना है आपको। ध्यान दें आप, ये भी कोई ना कोई वैल्यू है, ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू है, ये भी कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है ना। थीटा यहाँ पर एंगल दिया गया आपको। अब इन चारों के दरमियान में रिलेशन निकालना है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में आप देखें मैंने क्या किया है कि जो वेक्टर ए है उसको थोड़ा मैंने आगे बढ़ा दिया है, यहाँ बढ़ाया मैंने। अब फिर यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री है एंगल, ये पहली बात। अब ये जो वेक्टर बी है इसकी जो लेंथ है वही तो वेक्टर बी की जो लेंथ तो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर भी तो यही तो, ये भी तो वेक्टर बी है, ये जो लेंथ तो है इसके बराबर होती है। पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, यानी ये बराबर इसके होगी, ये बराबर इसके होगी, ठीक। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और क्या होता है, और डायगोनल जो होती है आपकी इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि बाइसेक्ट करती हैं, सॉरी। तो यहाँ पर ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर। तो ये तीन प्रॉपर्टी होती है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने बताया
कि आमने सामने की साइड बराबर होगी, यानी इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। फिर आमने सामने का एंगल बराबर, यानी ये एंगल बराबर इसके, ये एंगल बराबर इस एंगल के। और डायगोनल जो होती हैं ये बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके हो जाएगी आपकी। तो ये पैरेललोग्राम से रिगार्डिंग मतलब खूबी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पर ये जो वेक्टर बी है इसकी लेंथ जो होगी वही इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये इसके बराबर होगी यहाँ पर। तो ये जो लंबाई आपकी बी हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान दें आप लोग, ये पैरेलल इसके है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। यानी कि अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ कुछ देर के लिए, ये देखिए, ये देखिए, तो अगर ये ट्रांसवर्सल हो गया आपको, अगर ये दो पैरेलल हैं और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहे तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा आपका, थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ को आप याद रखेंगे, मान लीजिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, और यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है आपका। ये 90 तो है ही, इसको छोड़िए, ये थीटा है आपका। और ये मान लीजिए इसकी वो दी गई हाइपोटेनस, तो अगर हाइपोटेनस दी गई है आपकी, मान लीजिए आपकी है यहाँ पर, इसे जैसे कि ये है यहाँ पर मैंने लिखा है इसको, ये हो गया आपको बी, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ये साइड क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और जो बेस आएगा दूसरी साइड आपकी वो हो जाएगी कॉस, बी कॉस थीटा। तो ये याद करिए, मतलब दिमाग में रहे सबके। इसे मान लीजिए अगर ऐसा दिया हो कि ये 5 है और ये मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 साइन 60, और ये कितना हो जाएगा, 5 कॉस 60, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला साइन होगा और जो सेकंड मतलब दूसरी बेस वाली जो होगी साइड वो आपकी हो जाएगी कॉस। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, तो यहाँ पर भी ये बी है, ये थीटा, तो थीटा के सामने ये कितना हो जाएगा आपका, बी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपकी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ, इसे इसको मैं दे दिया ई, इसको मैंने कह दिया एफ जी एच आई, ठीक है। अब आप ध्यान से ट्राइंगल ई जी एच ई, ट्राइंगल ई जी एच, तो इन ट्राइंगल ई जी एच अगर आप ध्यान से देखें तो पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है बचपन से। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है। तो यहाँ पर इसमें हम क्या देखते हैं कि जो साइड 90 डिग्री के सामने होती है, अगर आप ध्यान देखें इसमें ये पूरा ट्रायंगल ये वाला ये, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड आपकी कौन, ईजी है, तो ईजी का जो स्क्वायर हो जाएगा आपका, जो ईजी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, वो जीएच का स्क्वायर प्लस ईएच के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि परपेंडिकुलर साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी जो है 90 के सामने वाली, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसका स्क्वायर जो होगा बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहाँ पर देखिए ईजी का स्क्वायर इक्वल टू जी एच प्लस ई एच, जी एच का स्क्वायर प्लस ई एच का स्क्वायर। तो ईजी क्या आपका है यहाँ पर, इसकी लेंथ तो क्या है, वेक्टर आर ही तो है, तो इसका मैग्नीट्यूड आर, यानी कि आर यही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आर का स्क्वायर, जी एच यानी कि बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ई एच का मतलब हो यहाँ पर ये पूरा। तो ई एच का मतलब ये देखिए ई एच जो है दो हिस्से में है, इतना प्लस इतना, तो ये आपका ए, इसकी लेंथ तो ए है, इसकी लेंथ बी कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं पूरा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दें आप लोग, तो ये सॉरी इसको खोल दें, तो बी साइन स्क्वायर थीटा
इसको खोलेंगे, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वही लगा दीजिए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आगे देखें, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर पूरे को। अब देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप लोग, बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपको क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका देखिए सिंगल ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। अब ये रिलेशन पढ़ा होगा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ पर थीटा कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अगर साइन स्क्वायर दोनों सेम होने चाहिए बस, ये मैटर नहीं करता कि ये बीटा है कि गामा है कि सिग्मा है कि क्या है, वॉट एवर, इससे मतलब नहीं हमको, बस दोनों सेम होने चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये फिर फाइनली 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये आपका आ गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर आर स्क्वायर इक्वल टू ये सब यहाँ से यहाँ तक सारा क्या है आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन ये वेक्टर में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको आप ध्यान देखिए। अब मैं आगे जो है एंगल की बात करूं, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये दिख रहा है वेक्टर आर, ये जो है ये जो डायरेक्शन है, अगर आप देखें ध्यान से, एक्स एक्सिस इधर ही तो हम लेते हैं, और इधर क्या लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस लेते हैं। तो जब भी हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना होता है हमको, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो जो वेक्टर होता है कि एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज कितने एंगल पर है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि वो जो वेक्टर है, जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल पर है। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस है आपको, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज यही तो होगी डायरेक्शन, ठीक है। अगर नीचे चले जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रहेगी आपकी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वेक्टर कितना है। अगर मान लीजिए हम डायरेक्शन इधर वाली होती है नेगेटिव डायरेक्शन, तो ध्यान देना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाली जाती है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन निकालनी, यानी कि हमें ये एंगल निकालना है, तो मान लीजिए एंगल कितना है, अल्फा है। तो ध्यान दें, ये जो ट्रायंगल आपका है EGH में tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि बी साइन थीटा अपान, और ये आपका बेस यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ से अल्फा निकाल लीजिएगा, ये सारी वैल्यू, ये सब देखो नोन है, हमें बी भी पता है, साइन थीटा भी मालूम है हमको, ए भी पता है हमको, और बी कॉस थीटा, तो सब हमको पता है। तो यहाँ से जो वैल्यू, मान लीजिए इसको मैं सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद मान लीजिए आ गया √3, मान लीजिए वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना आ गया आपका, √3 आ गया, इक्वल टू मान लीजिए √3 आया आपका। तो आप ये सोचिए कि ये वैल्यू जो है tan में किस पर होती है, तो आप कहोगे tan 60 पर। तो यहाँ से देखिए tan अल्फा इक्वल tan 60, तो यहाँ से फाइनली अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल निकल के आ जाएगा आपको। तो ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें आप लोग कि जो मैंने दिखाया आपको, जो ये वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। पर अगर अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, इसमें इनके टिल्ड जो जाएगी, जो इनके टिल्ड से जाएगा वेक्टर, वो क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, यानी उनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। मगर ये जो वेक्टर, ये जो डायगोनल नंबर आएंगे दूसरी वाली, तो ये सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब ये जो लेंथ होगा क्या है, ये वेक्टर ए माइनस बी, या फिर हम यूँ कहें कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड, या फिर हम कहें इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अलग अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट वेक्टर हैं। देखिए आपको ये सब चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो,
ठीक है ना, यानी पार्ट 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप देखो, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ज़रूरी ये है कि आप अगर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, ताकि मतलब सामने वाले को थोड़ा हौसला मिले, ठीक है। मतलब अगर हम यूँ कहें कि दूसरे तरीके से कि अगर आप और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा लेक्चर बना के पढ़ा के आपको वीडियो बना के रिप्रेजेंट करूं, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, मगर लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नहीं कि सब्सक्राइब करने से पैसा मिलता, मगर वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरी मेहनत का हक चाहिए। वो हक ये है कि आप एक लाइक दे देंगे तो समझ लीजिए वही मेरी फ़ी हो जाएगी, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे हौसला मिल जाएगा। दैट्स इट। वेक्टर है या वेक्टर भी, तो मैं ये बता रहा था कि जो ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ से जो इनके टेल से डायगोनल जाएगी, टेल से होकर, वो इन दोनों के एडिशन को इसको मैं मिला दिया यहाँ पर, ये। और ये जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या फिर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब मैं इसको जो है वेक्टर आर कह रहा हूँ, एडिशन को मैं वेक्टर आर कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर आर का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर R1 में कह रहा हूँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर R2 में कह रहा हूँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ध्यान देंगे आप लोग, ये जो डायगोनल होती है आपकी एडिशन में, देखिए हमने बताया था आपको कि कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है। तो यानी कि वेक्टर ए प्लस बी लिखे हम, या फिर हम लिखें वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, दोनों बात एक ही। मगर यहाँ पर आप ये नहीं कि दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। अच्छा ठीक है, अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिख रहे हैं हम लोग, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए लिख रहे हैं हम लोग, तो दोनों में अंतर किस बात का होता है, डायरेक्शन का होता है। मगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर R1 इक्वल टू क्या होता है आपका, मॉड ऑफ वेक्टर R2। ये सब चीज़ें मैं पीछे बात किया हूँ, ठीक है। ये 4th वीडियो है, तो आप स्टार्टिंग से देखिए स्टेप बाय स्टेप, यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता रहूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट वेक्टर होते हैं। यानी कि R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2, बट R1 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ R2 वेक्टर। यानी R1 वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, बट R1 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R2 वेक्टर। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं, अपोजिट वेक्टर हैं। तो यहाँ पर ये जो हेड को मिलाने से मिलती है, हेड को मिलाने से जो मिलता है वेक्टर आपका, ये नेगेटिव वेक्टर, यानी कि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर हम यहाँ पर हेड बना देंगे, ध्यान देना आप लोग, तो ये अगर हम यहाँ पर हेड बनाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हेड बनाता हूँ तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये टेल होगा, यहाँ पर हेड है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अब यहाँ से ये कुछ ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप देखते ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर मान लीजिए मॉड ऑफ ए, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम ऐड कर रहे हैं और वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों का मॉड इक्वल है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है वही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड है। तो बताओ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, व्हाट शुड बी एंगल बिटवीन देम, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपको इसका आइडिया होगा ना तो पलक झपकते ही मार देंगे आंसर, जान लीजिए। और वरना ये सवाल लगाओगे ना, बैठने सवाल लगाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी। तो ये इस सवाल को दोबारा मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, क्योंकि अभी वो सब चीज़ें मैंने अभी आपको बताई नहीं हैं, अभी आगे वो सब चीज़ें आने वाली हैं। मगर यहाँ पर आप इसको ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होगा कि आप, चूँकि देखिए दो वेक्टर हैं आपके, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। ये जो एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है। तो हमें मालूम है जो डायगोनल होती हैं पैरेललोग्राम की हैं, एक डायगोनल एडिशन को रिप्रेजेंट करती है और एक डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करती है, सब्ट्रैक्शन को। दोनों डायगोनल कब बराबर होंगी, दोनों डायगोनल तब बराबर होंगी
जब वो एक रेक्टेंगल होगा। सिंपल सा है, यानी कि इस तरीके से बनेगा। जब ऐसे ये भी तो पैरेललोग्राम है, ध्यान देना आप लोग, चाहे रेक्टेंगल हो गया, चाहे स्क्वायर हो गया, चाहे रोम्बस हो गया, ये सब क्या आपके हैं, ये सारे आपके हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ध्यान देना आप लोग। अब देखिए जब दोनों डायगोनल बराबर तभी होंगे जब रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसके बराबर, ये ए प्लस बी है और ये क्या आपको हो गया, हमें दिखाना था ए माइनस बी, तो यहाँ पर हेड लेंगे। तो ये आपको जो वेक्टर हो गया, ये आपका हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये जो वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब बताओ ये पॉसिबल कब है, जब रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल में साइड्स के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, और इस तरह के सवाल को आप ज्योमेट्रिकली ही लगाएंगे। जैसे में एक सवाल होगा ए स्क्वायर और मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ आर ए। ये सवाल थोड़ा इजी है फिर भी। तो बताओ वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये आपको ठीक रहा होगा तभी पॉसिबल है जब ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे। जब वेक्टर ए वेक्टर बी रेक्टेंगल बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है आपका, ठीक है। तो ये देखो इसके बराबर होता है, सबको पता। तो ये देखो रेक्टेंगल हो गया। तो वेक्टर ए ये बी है, तो ये इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ के बराबर हो जाएगी बी। आप अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर आर है। तो ये जब रेक्टेंगल बनेगा तभी तो ये संभव है ना। तो जाहिर सी बात है ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ध्यान से। तो इस तरह के सवाल होते हैं। आपको निकल के आए आर इक्वल टू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आर मैक्स कब होगा, जब थीटा, देखिए ध्यान दें आप लोग इस चीज़ को सुनिए। कॉस जो होता है, कॉस ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ देखिए ये कॉस का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। तो अगर मान लीजिए 0 पे कितनी होती है कॉस में, थीटा ही कॉस थीटा आपका। अगर थीटा बराबर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर थीटा बराबर 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, घट रही है। तो अगर इनपुट के बढ़ाने पर आउटपुट घटने लगे तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इनपुट के बढ़ाने पर आपका, इनपुट के बढ़ाने पर अगर मान लीजिए आपका आउटपुट, अगर आपका आउटपुट भी क्या हो बढ़े तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ध्यान देना आप लोग, कॉस जो होता है आपका ये डिक्रीजिंग है, और जो साइन होता है ये इंक्रीजिंग है। ये साइन इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1। तो यानी कि एंगल बढ़ाने पर वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई आपकी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि थीटा हम जब बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा आपका, घटेगा। जबकि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। तो आर मैक्स कब होगा, जब थीटा मीन होगा। जब थीटा मीन होगा, जब थीटा मीन होगा तभी तो आर मैक्स होगा। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आर मैक्स कब होगा, जब थीटा मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो ऐसे केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पर अब इसको मैं और सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो फाइनली क्या हो जाएगा ये a प्लस बी। यानी कि दोनों, अगर हम जब दोनों को वेक्टर के दरमियान का एंगल 0 डिग्री होगा उस केस में रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा सिंपली ऐड कर दीजिए। देखिए एक वेक्टर मान लीजिए ऐसे, ये वेक्टर ए है आपका, वेक्टर बी, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल रखते हैं, ऐसे मैंने रूल क्या बताया था, वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी हो गया। तो पहले के हेड पर दूसरे के टेल रखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला देंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल, यहाँ पर देखिए जो एंगल था आपका, ये देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो दोनों के दरमियान का एंगल ये है, मगर यहाँ पे देखिए दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 0 डिग्री है।
एक वेक्टर ये आपका है, एक वेक्टर ये है, इसको मैं कह दूँ बी, इसको मैं कह दूँ वेक्टर ए, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? ये नहीं होता है एंगल। एंगल जो लिया जाता है इनकी डायरेक्शन, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो एंगल ये होगा आपका, ये नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है तो कितना होगा ये, सॉरी ये मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो एंगल, अब मैं पूछूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? 120, गलत है, 60 सही है। तो यहाँ पर डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले के टेल से आखिरी के हेड को मिला देंगे, तो क्या बनेगी? सीधी लाइन बनेगी। तो ये सीधी लाइन अगर मान लीजिए 4 ये 3 है तो पूरा कितना हो जाएगा आपको? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर आर मैक्स के बजाय आर मिन निकालना है, आर मिन निकालना, तो थीटा क्या होना चाहिए आपको? थीटा मैक्स होना चाहिए, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 180 तक ही कॉस में, कॉस की वैल्यू जो है 0 से इसकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या होगी इसकी? गिरेगी, उसके बाद फिर वैल्यू बढ़ने लगती है। तो 0 से 180 तक कॉस की वैल्यू 1 से कितनी होती है? 0 से 180 तक कॉस की वैल्यू 1 से -1, ठीक। और फिर 180 के बाद जो वैल्यू 180 के बाद ध्यान देना आप लोग, 180 के बाद जो है इसकी वैल्यू बढ़ने लगती है, -1 देखिए यहाँ पर है, उसके बाद देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0 से 180 तक ही डिक्रीजिंग है ये, उसके बाद ये क्या होने लगता है? कॉस का फंक्शन मतलब डिक्रीजिंग है 0 से 180 तक, उसके बाद ये इंक्रीजिंग होने लगता है। तो बहरहाल जब ये 180 रखेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जब थीटा क्या होगा? मैक्सिमम, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, और इस पर कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। जब -1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा a² + b² - 2ab, तो ये आपको हो जाएगा फाइनली a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a - b, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, क्यों? देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, घटाएंगे आप, यहाँ तो स्क्वायर है मान लीजिए, ठीक है, घटाने पर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। फिलहाल बाहर आप ये ध्यान देंगे तो आप बड़े में से छोटा घटाएंगे। अगर मान लीजिए ये 7 है, ये 3 है, 7 - 3, अगर मान लीजिए ये 7 है, ये 3 है, तो आप 7 में से 3 घटाएं, यानी ये हमेशा इस तरीके से लिखने मतलब क्या होगा? बड़े में से छोटा घटाना है आपको, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जब एक वेक्टर इधर है, वेक्टर ए हो गया, अब दूसरा वेक्टर इधर है, वेक्टर बी हो गया, इस केस में 180 होगा, इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर होगा सबसे छोटा होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, जैसे मान लीजिए ये 2 वेक्टर हैं हम लोग, ये 2 वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? इसको ऐसे, इसके पैरेलल ये ले गए आप लोग, इसको मिला दें, ठीक है। तो ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा है ना। अब देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, जैसा कि मैंने ये लिया था रेड, चलो ये है, तो रेड वाला वेक्टर ए है और ग्रीन वाला वेक्टर बी है। तो मैंने क्या किया देखो ध्यान से, इसके पैरेलल जो है ये ड्रा किया मैंने, और इसके पैरेलल ये ड्रा किया, ये हम देखो डायगोनल आ गए। तो ये जो डायगोनल आपको दिख रही है ये a + b को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डायगोनल होगी आपकी a - b को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए अगर मैं एंगल बढ़ा दूँ, ध्यान दे देखो, एंगल बढ़ा दूँ, ये देखिए एक्स की डायरेक्शन में, और ये देखिए उससे कुछ एंगल थीटा डिग्री पर मान लीजिए, जो भी एंगल हो मैंने बढ़ा दिया। अब देखो ध्यान से, इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो गया। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये हो गया, थोड़ा छोटा हो गया कि नहीं आपका? आप ऐसे कर दें इस तरीके से, देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपका और छोटा हो गया, और ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया आपका। तो ध्यान दीजिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी a + b जो आपका आता है, वेक्टर a + वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको मैंने वेक्टर r कहा था, तो वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है एंगल बढ़ाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है। और सब्ट्रैक्शन वाला जो होता है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ध्यान देखो आप लोग, अब मैं ऐसे कर दूँ तो क्या क्या यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इसके पैरेलल देखिए ये बनेगा आपका, और ये
अब देखिए ये दोनों के टेल से जो जाएगा ये ए प्लस बी हो गया आपका, और ये हो गया ए माइनस बी, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अब जाहिर है कि अगर हमें ए माइनस बी बनाने के लिए आपको टेल यहाँ लेना है, हेड यहाँ लेना, यानी कि ऐसे बनाएंगे ये, तो यहाँ पे हेड बनेगा, यहाँ पे टेल बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपका ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए का, बात एक ही है। अगर मुझे यहाँ पर चाहिए ये जो है, ये जो लेंथ होती है डायगोनल की, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या फिर कहें वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दोनों का मैग्नीट्यूड है। बट अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रिप्रेजेंट करना है तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा हेड ए के पास। और अगर मुझे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए बने, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हेड, और यहाँ लेना पड़ेगा टेल। तो ध्यान दें जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको क्या हो रहा है, आपका जो सब्ट्रैक्शन से आता है वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, ठीक है ना। अब देखिए मैं अगर ये कर दूँ तो वेक्टर आप एक से बनाएंगे ये और ये, तो इसके पहले ये हो गया, इसके पहले देखो ये हो गया। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये प्लस बी अलग हो गया, और यहाँ से मिलाएंगे तो ए माइनस बी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियन वेक्टर क्या हो रहा है आपका, जो ए वेक्टर ए प्लस एडिशन वेक्टर जो होता है आपका, ठीक है ना। तो देखिए दो वेक्टर मिलते हैं आपको डायगोनल से, एक जो टेल से डायगोनल जाती है वो एडिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और जो दूसरे वाले से होकर जाती है इनके हेड से, इनके हेड को मिलाने से जो आता है वो आपको सब्ट्रैक्शन वाले को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वीडियो हो गया आपकी पार्ट 5, उसमें मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो कि जस्ट एडिशन का उल्टा है, इसके बारे में बात करूँगा।